A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में। तो इस पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जो वर्ल्ड ओवर बात कर रहे हैं नेशनलिज्म फीलिंग की, तो सेम काइंड ऑफ फीलिंग हमारे कंट्री में भी आ रही है। तो हमने इस चैप्टर में बात किया है अब तक हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से नेशनलिस्ट फीलिंग आती थी और स्टार्टिंग में जो एब्सेंट थी हमारे कंट्री में। तो 1857 से लेकर 1960 तक के पीरियड के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। हमने बहुत डिटेल में देखा कि भाई किस तरीके से, ये हमने पहले वाली क्लासेस में देखा। इस चैप्टर में हमने डिटेल में नहीं देखा, इसमें हमने शॉर्ट में बात किया कि किस तरीके से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं 1857 के बाद से लेके 1905-1907 तक के टाइम पीरियड में, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है और जो है वो मॉडरेट लोग हैं उनके द्वारा डोमिनेटेड है। तो हमने ये सारी की सारी बातों को इसमें किया। हमने ये बात किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या इफेक्ट आए हमारे पास, सत्याग्रह के बारे में बात किया जो कि गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हमने बात की कि किस तरीके से गांधी जी ने स्टार्टिंग में जो है 3 जगह पर सत्याग्रह को प्रैक्टिस किया। रॉलेट एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरीके से खिलाफत इशू जो है वो हमारे लिए प्रोमिनेंट हो जाता है और जो हमारा मूवमेंट होता है नॉन कॉपरेशन, उसमें जो है दोनों के दोनों खिलाफत क्वेश्चन और स्वराज क्वेश्चन को हम साथ साथ लेकर चलते हैं और जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे हमने एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी। फिर हमने बात किया था नेक्स्ट फेजेस की, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है किस तरीके से उसको हॉल्ट आ जाता है। हमने उस सारे इवेंट्स के बारे में बात किया। कंट्री साइड में लोगों ने किस तरीके से रेबल किया, अवध रिवोल्ट के बारे में बात हुई, गुदाम रेबेलियन हमने डिस्कस किया। असम प्लांटेशन वर्कर ने भी वहाँ पे जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि सबका स्वराज का जो मीनिंग था वो अलग अलग था, तो सब अपने अपने तरीके से जो है रिटेलिएशन दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अब तक। स्वराजिस्ट और नो चेंजर में डिवीजन हो जाता है। साइमन कमीशन के बारे में बात किया हमने 1928 में। साइमन कमीशन जो आता है वो इंडिया की सिचुएशन को स्टडी करने के लिए होता है, बट उसके अंदर कोई इंडियन नहीं होता, तो इसलिए उसको काले झंडे दिखाए जाते हैं और उसका प्रोटेस्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें लाला लाजपत राय जी मारे जाते हैं। हमने बात किया फिर अक्टूबर के 1929 में लॉर्ड इरविन जो है उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की बात की। कांग्रेस लीडर जो थे उससे सेटिस्फाई नहीं थे। हम लोगों ने बात किया कि सॉल्ट जो है मार्च, दांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। तो 31 जनवरी 1930 में जो है गांधी और जो गांधी जी जो हैं जो इरविन के सामने बहुत सारी डिमांड्स रखते हैं, उसमें से कुछ मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती हैं। जब ये फेल हो जाता है तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट होता है। उसको बीच में रोककर जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया जाता है, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, तो जो है इस इवेंट को रिज्यूम कर लिया जाता है, राइट। तो अभी तक हमने ये देखा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, बीच में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया, गांधी जी उसको अटेंड करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी उसको अटेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे इवेंट जो है हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो टॉक्स जो प्रपोजल्स रखे जा रहे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो नहीं माने जाते। गांधी जी वापस आते हैं और बोलते हैं कि रिज्यूम करिए इस इवेंट को, इस मूवमेंट को रिज्यूम किया जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसकी बात हो रही है, जिसको बोला जाता है हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, किसने क्यों पार्टिसिपेट किया, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया और क्यों नहीं किया, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस टॉपिक से कि भाई बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, UPSC पूछती है, स्टेट PCS भी पूछते हैं कि भाई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट कर रहा था या नहीं कर रहा था, पहले तो यही बता दो, और अगर करता है तो क्यों करता है, उनके क्या कारण होते हैं, और नहीं करता तो उसके क्या कारण होते हैं। तो ये आप समझने की कोशिश करिए। हमने बात किया था, कहाँ से शुरुआत किया था हमने शुरुआत किया था साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बीच में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, जिससे कि जो रेडिकलिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मतलब बॉम्बिंग वगैरह के एपिसोड होते हैं। रेडिकल जो मूवमेंट है उसको हम अलग से भी देखेंगे। 1931 में जो है गांधी जी हैं जो इरविन के सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं 1930 या 31 में। वो डिमांड्स जो हैं कुछ मानी जाती हैं, कुछ नहीं मानी जाती हैं। सेकेंड राउंड टेबल जो कुछ नहीं मानी जाती हैं और ऑपरेशन बढ़ जाता है,
तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है फर्स्ट फेज में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाता है, गांधी जी को बोला जाता है कि आप आइए अपनी डिमांड रखिए, हम लोग मानेंगे। गांधी जी उसको अटेंड करने जाते हैं। उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया था, बट वो फेल हो जाता है, तो सेकेंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। गांधी जी बोलते हैं इसको रिज्यूम करो। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेशन। रिच पीजेंट, जो अमीर वाले किसान थे, पाटीदार्स ऑफ गुजरात आते हैं, जिसमें जाट ऑफ उत्तर प्रदेश आते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जो कि अमीर हैं उसमें से। सो दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। 1930 की बात समझिए आप, ये 1931 की बात हो रही है। 1930 में जो डिप्रेशन आया था, ट्रेड डिप्रेशन, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। उनके प्राइजेस जो थे चीज़ों के, वो गिर गए थे, एंड ये बहुत इम्पॉसिबल था टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। सो ये जो लोग थे ये फाइट कर रहे थे फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनके लिए क्या मतलब था स्वराज का? इनके लिए मतलब था कि हाई रेवेन्यू जो सरकार कलेक्ट कर रही है उसको रोक दिया जाए। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931। ये कौन सा टाइम है? ये वो वाला टाइम है जब गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए। तो ये जो रिच पीजेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रेट्स जो थे वो रिवाइज भी नहीं हुए थे, और गांधी जी ने मूवमेंट को बीच में बंद करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए। तो ये जो मूवमेंट जब रीस्टार्ट होता है 1932 में दोबारा से, तो ये लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन है ये लोग? ये है रिच पीजेंट्स। फिर बात होती है पुअर पीजेंट्स की। अब पुअर पीजेंट्स जो हैं उनको क्या करना पड़ता है? उनको जो है उनको पैसा देना पड़ता है, रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनसे रिच पीजेंट्स। सो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड लाइक रिच पीजेंट। उनको भी बोलना था कि भाई हमसे भी कम कलेक्शन करो। सो जब डिप्रेशन कंटिन्यू होता है तो स्मॉल टेनेंट्स जो होते हैं फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। दे वॉन्टेड टू द अनपेड रेंट टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि जो नहीं किया उसको मतलब नहीं पे किया जाए। तो कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट। कांग्रेस जो है ना स्टार्टिंग में ये नहीं कहना चाहती थी कि भाई नो रेंट नहीं, वो कहती थी कि नहीं रेंट तो देना पड़ेगा। मतलब वो उनके इस क्वेश्चन को या उनकी इस डिमांड को, जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी इस डिमांड को वो अपने एजेंडा में नहीं ले रही थी कांग्रेस। क्यों वो ऐसा कर रही थी कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं हमारे अमीर वाले जो किसान हैं हमसे नाराज़ ना हो जाएं, तो उनको उनका सपोर्ट भी चाहिए था, लैंडलॉर्ड्स हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो वो स्मॉल जो पीजेंट्स हैं उनकी बात को कांग्रेस ने अपने एजेंडा में शामिल नहीं किया था। बिजनेस क्लास की बात करते हैं हम। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो 1918 में खत्म होता है, सो दे वर मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। तो बहुत सारा उन्होंने प्रॉफिट बनाया था बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। ओके, अब ये समझिए, मैंने बताया हर एक वर्ग जो है अलग अलग तरीके से अफेक्टेड है। अब बिजनेस क्लास जो है उसको क्या मतलब है? उसको ये मतलब है कि उसका जो बिजनेस है वो सही से चलता रहे। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो ये बिजनेसमैन है काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमा लिया था। तो इनको ये चाहते थे कि भाई फॉरेन गुड्स को हटाओ और हमारी यहाँ पर बनी हुई, इंडिया में बनी हुई गुड्स जो है वही चलें, ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चले। तो जो बिजनेस क्लास है उसने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में। उन्होंने क्या बनाया? फिक्की बनाया, जिसको आप देखते हैं 1927 में फिक्की बनाया गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये वो लोगों ने बनाया जो कि रिच बिजनेसमैन थे, तो इन्होंने फिक्की बनाया। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे इस बात को लेके। तो अमीर वाले किसान भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, गरीब वाले किसानों का तो एजेंडा कांग्रेस अपने पास शामिल ही नहीं कर रही थी, और बिजनेसमैन थे वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब हॉल्ट दिया गया था। तो वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात कर लेते हैं हम। ये तो पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने लार्ज नंबर में, एक्सेप्ट इन नागपुर। सिर्फ नागपुर रीजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो इंडस्ट्री में वर्किंग क्लास थी, जो काम करती थी। सो दे सिलेक्टिवली अडॉप्टेड सम ऑफ द आइडियाज लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। कुछ चीज़ें उन्होंने मानी। स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स 1930 में एंड डॉक वर्कर्स 1932 में। कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। देखिए क्यों सारे लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है ना, इसमें सिर्फ लोगों की भी गलती नहीं थी, इसमें गलती थी हमारी पॉलिटिकल क्लास की भी। मतलब गलती और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम की जो पॉलिटिकल क्लास थी कांग्रेस, उसने उन सब की डिमांड्स को अपने साथ नहीं लिया था अपने एजेंडा में, ना छोटे किसानों की डिमांड को, ना वर्कर्स की डिमांड को। तो इन लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनका पार्टिसिपेशन आप देखेंगे बहुत कम था। सो कांग्रेस को लगता था कि दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। तो वो
छोटे जो वर्कर्स होते थे उनकी डिमांड और छोटे किसानों की डिमांड को कांग्रेस ने इनिशियली अपने एजेंडा में शामिल नहीं किया था, क्योंकि उनको डर था कि बिजनेस क्लास और जो बड़े वाले जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनसे नाराज़ रहेंगे और उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब वुमेन की बात आती है। वुमेन जो है उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट एंड पिकेटिंग फॉरेन क्लोथ्स। ये सब चीज़ों में जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। सो वो कौन सी क्लास की वुमेन थी? दे वर फ्रॉम हाई क्लास फैमिलीज एंड रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड। जो थोड़े प्रबुद्ध वर्ग की जो महिलाएं आती हैं, जो रिच क्लास से जो महिलाएं आती हैं, वो सब थी उसके अंदर। गांधी जी जो हैं उनको स्टार्टिंग में लगता था कि वुमेन का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड तक लिमिट होना चाहिए, उनको फैमिली को टेक केयर करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो है आप देखेंगे कांग्रेस में आपको वुमेन जो है किसी पोर्टफोलियो होल्ड करते हुए नहीं मिलेंगी या किसी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी थी उस तरीके की थी। बट धीरे धीरे समझ में आता है कांग्रेस को और गांधी जी को भी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन मस्ट है और वुमेन जो है लीडरशिप रोल में भी आ सकती है। लॉन्ग टाइम जो कांग्रेस है उसने अलाउ नहीं किया था वो वुमेन को पार्टिसिपेशन या वुमेन को कोई पोर्टफोलियो देने में। ये सारा था, हमने बात किया कि कौन कौन सी क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया और क्यों नहीं किया, राइट। अब हम बात कर लेते हैं उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी जो नेशनलिस्ट है वो भी एक्टिवेटेड थे काफ़ी ज़्यादा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको HSRA बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष जो है वो उसके लीडर्स थे। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है उन्होंने असेंबली में बॉम्ब डाल दिया था। मार्च 23, 1931 में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने असेंबली में भी बॉम्ब डाला था, इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया था। इनके बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। यही वो रीज़न था जब जो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर ये डिमांड थी कि इनको भी फ्री कर दिया जाए, बट इरविन ने ये डिमांड नहीं मानी थी और इनको हैंग कर दिया था और गांधी जी ने एग्री कर लिया था। इस वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट भी था जनता के बीच में। अब क्या था, लिमिट क्या थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की? जो अनटचेबल्स थे, जो वो वाली क्लास है जिसको फोर्थ वर्ना कहा जाएगा और आउटसाइड वर्ना सिस्टम कहा जाएगा, द अनटचेबल्स, दे बिगन टू कॉल देमसेल्व्स एज दलित, ऑप्रेस्ड बाय द 1930s। मतलब ये इतने ऑप्रेस हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया, दलित वर्ग। ठीक है, कांग्रेस जो है उसने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है ना दलित वर्ग के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने उनको इग्नोर किया था टोटली। क्यों? सेम वही कहानी है, जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर को इग्नोर किया, जैसे उन्होंने छोटे किसानों को इग्नोर किया, जैसे उन्होंने विमेन को इग्नोर किया, सिमिलरली दलित्स को भी इग्नोर किया गया था स्टार्टिंग की कांग्रेस के द्वारा, लीडरशिप के द्वारा। उन्हें लगता था कि अगर हमने इनकी डिमांड को अपने एजेंडा में शामिल किया तो हमारे जो हाई क्लास हिंदूज जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो है नहीं माना जाता, बट महात्मा गांधी को लेटर ऑन लगता है कि स्वराज जो है वो तब तक नहीं आएगा जब तक सारे के सारी जो क्लासेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, जितने भी वर्ग होते हैं वो सब साथ मिलकर नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन का। तो फिर उन्होंने हरिजन के लिए काम करना शुरू किया। हमने देखा था जब स्प्लिट हुआ था, जब 2 वाला टाइम पीरियड था जिसके अंदर स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स वाला स्प्लिट आता है, 1922 के बाद वाला जो फेज होता है, उसमें जो है हरिजन के लिए काम किया गया। तो गांधी जी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल, एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स एंड रोड्स, स्कूल्स। तो उस सब के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। दलित जो हैं अब तक उनको समझ में आ चुका था कि भाई हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की लीडरशिप में जो है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई गई थी। तो अब जो है अगर आप ये देखेंगे तो दलित का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, किसमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो दलितों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, वुमेन ने भी पार्टिसिपेट वुमेन ने किया बट उनको रिकग्निशन नहीं मिली थी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने नहीं किया, बिजनेसमैन ने नहीं किया, बड़े लैंडलॉर्ड्स ने नहीं किया, छोटे किसानों ने नहीं किया। तो कर कौन रहा था, कुछ जो वर्किंग क्लास, जो पढ़ी लिखी कोई क्लास थी जो मूवमेंट में शामिल होती थी, सिर्फ वही लोग कर रहे थे। लिमिटेड पार्टिसिपेशन था इसमें। अम्बेडकर के बारे में अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उनका जो है गांधी जी के साथ क्लैश होता था विद गांधी जी एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एग्री भी कर दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर की इस डिमांड पर, बट जो गांधी जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने फास्ट पर बैठ जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ। वो कहते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट अगर मिल जाते हैं दलित को तो दिस वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। सो फाइनली अम्बेडकर एक्सेप्टेड द गांधीज पोजीशन रिजल्टिंग इन पूना पैक्ट। जब पूना पैक्ट साइन होता है उसमें क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर को जो है गांधी जी की जो वो डिमांड्स हैं वो माननी पड़ती हैं, क्योंकि गांधी जी जो थे वो फास्ट पर बैठे हुए थे, फास्ट अनटू डेथ।
सेकेंड राउंड टेबल में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है डिमांड रखा था सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसको मान लिया गया था, बट गांधी जी फास्ट पर बैठ गए थे। तो ये इवेंट भी आपको समझ में आना चाहिए कि पूना पैक्ट क्यों साइन किया गया था। तो पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में साइन किया जाता था। तो इट गेव डिप्रेस्ड क्लासेस द शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस एंड रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बजाय उनको सीट्स को रिजर्व कर दिया गया कि भाई हर एक असेंबली में जितनी सीटें हैं उसमें से कुछ प्रतिशत जो सीटें हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व हो जाएंगी, डिस्पाइट ऑफ इंस्टेड ऑफ गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट, बट दे वर टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट। तो जो भी जनरल लोग भी हैं, सारे लोग हैं, वो उसको वोट करेंगे, सीट्स रिजर्व रहेंगे, लेकिन वोटिंग जो है सारी की सारी क्लास करेगी, राइट। तो ये दिया गया पूना पैक्ट साइन होने के बाद। जब डिक्लाइन हो जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत वाला क्वेश्चन, 1922 की बात हो रही है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनिएटेड फ्रॉम द कांग्रेस। मुस्लिम्स को लगता है कि भैया कांग्रेस जो है एक मेजॉरिटी हिंदू पार्टी है। तो मिड 1920s तक कांग्रेस वर मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो काम भी इसी तरीके के करती थी कि रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है, हिंदू जो इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ एसोसिएटेड होना। तो उसकी वजह से क्या होता था, जो मुस्लिम क्लास है, जो मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके अंदर रिसेंटमेंट था, उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस और राइट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वांटेड रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली। मिस MR जयकर जो थे, जो हिंदू महासभा, वो स्ट्रांगली इसको अपोज कर रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वो वाला टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। कांग्रेस जो है कि जो लीडर्स हैं वो उसको मुस्लिम्स की डिमांड्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं, राइट। तो जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about status of Muslim as minority, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो डरते थे। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आप देखेंगे मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो उनको डर लगता था कि कल्चरल आइडेंटिटी जो है माइनॉरिटी की वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द हिंदू मेजॉरिटी। अगर आप देखेंगे इस वक्त तो हुआ भी वही है, उनका जो डर था वो बहुत जायज़ था। उनको ये डर लगता था कि जो, क्योंकि पूरी की पूरी नेशनल जो कांग्रेस है वो सारी की सारी हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, अगर मुस्लिम्स रहेंगे तो उनको जो एक माइनॉरिटी स्टेटस होगा और मेजॉरिटी स्टेटस तो हिंदूज को ही मिलेगा और उन्हीं को ज़्यादा राइट्स मिलेंगे। तो ये उनका डर था उस टाइम। अब हम बात करते हैं कि जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आती है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो जब लोगों ने देखा कि भैया जब हम साथ में मिलकर स्ट्रगल करते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो लोगों को भी समझ में आता है। जो अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात हो रही है, तो तब सबको समझ में आता है कि जब हम साथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, जब हम नहीं करते हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, ये सब थे जो इन्होंने नेशनलिज्म फीलिंग को लाना शुरू किया। लोगों ने गाने बनाए, लोगों ने सॉन्ग्स बनाए, लोगों ने पोइट्री लिखी, लोगों ने जो है, हम अभी सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कि लोगों ने पेंटिंग्स बनाए, भारत माता का पेंटिंग बनाया गया। तो उससे क्या होता है, एक नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप होना शुरू होता है। तो आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन फिगर और इमेजेस। देखिए ये वाला जो केस है ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ रहे थे हम, जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर, फ्रांस में, सब जो उनकी नेशनलिस्ट जो फिगर है वो एक वुमेन फिगर दिया गया था, उससे लोग आइडेंटिफाई करते थे। सिमिलरली भारत माता होती है इंडिया के अंदर। So this has created an image with which people are identifying the nation। तो हमारे जो नेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एक फीमेल फिगर के साथ, जिसको हम भारत माता कहते हैं, जिसकी हम पूजा की जाती है जिसकी। तो ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो 20th सेंचुरी में आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो भारत माता की इमेज जो है इस वक्त सामने आती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर हम बात करें तो उन्होंने भारत माता की इमेज को बनाया सबसे पहले, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट जो आपको पता रहना चाहिए, राइट। 1870 में ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड। ही रोट अ नॉवल आनंद मठ, ये भी उन्होंने लिखा। वंदे मातरम वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। तो जब स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी तब वंदे मातरम गाया जाता था। जो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब लिखा उन्होंने, 1870 में लिखा था, राइट। देखिए अबिंद्रनाथ टैगोर जो है पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। जो इन्होंने भारत माता की इमेज बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, अबिंद्रनाथ टैगोर ने उसको पेंट किया और वो इस तरीके से उनको दिखाया गया, ठीक है। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फॉकलोर, ठीक है।
इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो रीजनल कल्चर है, उसको रिवाइव करने के लिए भी मूवमेंट स्टार्ट होता है। इट वॉज असेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड। तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं इंडिया के लोगों को कि हमें अपनी आइडेंटिटी जो है उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। नितेशा शास्त्री जो है पब्लिश किया उन्होंने कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ये उन्होंने भी लिखा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, नितेशा शास्त्री, राइट। अब ये देखिए वंदे मातरम लिखा हुआ है, ये इस तरीके से 1906 में फ्लैग बनाया गया। स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था बंगाल में, एक ट्राई कलर का फ्लैग ऐसे सामने आता है, रेड ग्रीन और येलो वॉज डिजाइन। फिर इट हैड, उसके अंदर 8 लोटस होते हैं, देखिए कमल के 8 फूल बने हुए हैं जो कि 8 प्रोविंसेस को डिपिक्ट करते हैं। एक क्रेसेंट मून बना हुआ है और एक हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको बताता है। तो ये सारा इस तरीके का फ्लैग बनाया गया था 1906 में। तो इस फ्लैग को फिर मॉडिफाई किया जाता है। गांधी जी ने 1921 में ये वाला फ्लैग बनाया जिसके अंदर ये 3 कलर दिखाए गए और चरखा बनाया गया। सो इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, रेड ग्रीन एंड वाइट, और उसके अंदर स्पिनिंग व्हील दिखाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फ्लैग एकदम से नहीं बना, हमारा फ्लैग जो है हिस्टोरिकली हमने उससे इंस्पिरेशन लिए। पहले ये फ्लैग था, फिर ये फ्लैग है, फिर उसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो अगर हम इवेंट को अगर हम देखते हैं तो क्या क्या हुआ था, अगर हम समराइज करते हैं तो 1918 से 19 में जो है यूपी के पीजेंट्स ने बाबा रामचंद्रन के साथ जो उनके लीडर थे वो एक अवध रिवोल्ट देखा था हमने। 1919 में जो है गांधीयन हड़ताल अगेंस्ट रॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, खिलाफत मूवमेंट साथ में स्टार्ट होता है। 1922 में चौरा चौरी आ जाता है और उस मूवमेंट को बंद करना पड़ता है। 1924 में अलूरी सीतारामा राजू जो हैं वो अरेस्ट होते हैं, एंडिंग 2 ईयर आर्म्ड स्ट्रगल जो चल रहा है, ट्राइबल मूवमेंट जो चल रहा है। 1929 के अंदर जो है लाहौर सेशन होता है जिसके अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। 1930 में अंबेडकर जो है वो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाते हैं। 1930 में ही गांधी जी बिगिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मार्च 31 में गांधी जी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिसंबर 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। 32 में दोबारा से रीलॉन्च किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा अभी तक चल रही हैं। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, हम अभी आज़ादी की तक नहीं पहुँचे, अभी तक हम इसी के बीच वाले पोर्शन पे हैं। तो लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो गुस्सा बढ़ रहा है अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो बॉट टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लास ऑफ इंडियंस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अलग अलग जो वर्ग है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का गुस्सा है। ये सारा का सारा गुस्सा अगर आप कंबाइन कर दे तो सबको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है रिसेंटमेंट था, तो उस सबको जब कंबाइन किया जाता है तो फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में वो सामने आता है। तो कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेज इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। जो बड़े लीडर होते हैं उनका यही रोल होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से ग्रुप की क्या प्रॉब्लम है। उन सारी प्रॉब्लम्स को चैनलाइज करके उन्होंने एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का रूप दे दिया। सो डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। थोड़ा किया, ज़्यादा किया, कभी किसी ने किया, कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल जो है मीन्ड डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। देवर ऑल्सो फेजेस ऑफ डिसयूनिटी हमने देखे बीच में, कन्फ्लिक्ट के फेजेस देखेंगे, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट के फेजेस देखेंगे, बट अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। लेकिन अब जो है 1930 वाले दशक में जो है लोगों को समझ में आ चुका था कि हमें ब्रिटिश रूल से तो कम से कम आज़ादी चाहिए। सो ये जो है टाइमलाइन है कुछ चीज़ों की, इसको आप देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर योर रिविजन, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। ये लास्ट में जो ये वाला चार्ट है इसको निकाल के आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें हमने जो भी कुछ चैप्टर में पढ़ा है उसको शॉर्ट में बिल्कुल जो है सारी चीज़ों को समराइज़ किया गया है। सो दैट्स इट। ये वाला जो चैप्टर था अबाउट द इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, उन सब की बात हो रही है इसमें, क्योंकि वही पूरा का पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट की स्टार्ट होती है, किस तरीके से लोगों को समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम भी एक नेशन है। क्योंकि जब नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप होती है तो लोगों को समझ में आता है कि हमें किसी भी कंट्री का कॉलोनी नहीं बनना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं तो बाकी लोगों को भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।